हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा दोनों अचर है, क्या इसका पथ अवश्य ही ऋजु रेखीय होगा? तो बच्चों प्रश्न में हमें क्या दिया गया? प्रश्न में हमें दिया गया कि कोई भी पिंड जो है उसके त्वरण का जो परिमाण है तथा जो दिशा है वो दोनों हमारे पास क्या है? अचर है। अचर है अर्थात वो दोनों हमारे पास क्या है? नियत है। तो हमसे पूछा गया कि क्या जो उसका पथ होगा वो हमारे पास ऋजु रेखीय होगा, अर्थात उसका पथ जो है वो हमारे पास क्या सरल रेखीय होगा आवश्यक रूप से, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इसे समझने के लिए बच्चों हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कोई एक्स वाई तल है, अर्थात ये हमारे पास हो गया बच्चों एक्स तल, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पर वाई तल। एक्स तल अर्थात हमारे पास ये हमने मान लिया कि ये क्षैतिज तल है। कौन सा तल है? ये क्षैतिज तल हो गया। और ये हमारे पास वाई जो है ये हमारे पास कौन सा तल हो जाएगा? यहाँ पर वाई हमारे पास ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा। तो एक्स हो गया क्षैतिज और वाई हो गया ऊर्ध्वाधर। अब बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी पिंड को, हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई भी पिंड है तो हम पिंड का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कोई पिंड है, इस पिंड को हम क्या करते हैं बच्चों? बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ से किसी पिंड को हम क्या करते हैं? यू वेग से, हमने क्या लिया यहाँ पर? यू वेग ले लिया। ये हमारे पास यू वेग हो गया। इस यू वेग से जब इस पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो प्रक्षेपित करने पर यू वेग से तथा थीटा कोण पर हम प्रक्षेपित कर रहे हैं इस पिंड को। तो जब पिंड को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे तो ये गुरुत्वीय जो त्वरण है अर्थात तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसके अधीन गति करता है, तथा इसका पथ जो होता है हमारे पास बच्चों कैसा हो जाता है? वक्रीय पथ हमें प्राप्त हो जाता है कुछ इस तरह का। ये हमारे पास बच्चों बिंदु ओ है, ओ से ओ डेश तक की ये दूरी तय करता है तथा हमें यहाँ पर वक्रीय पथ जो है ये प्राप्त होता है, तथा ये इस बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई जो है हम मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई h अर्थात महत्तम ऊंचाई h जो है यह तय करता है। तो ये गति बच्चों हमारे पास कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति होती है। तथा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रक्षेप्य गति जो होती है इसमें पथ जो होता है वो कैसा होता है? वक्रीय होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रक्षेप्य गति में पिंड का पथ हमारे पास कैसा मिल रहा है बच्चों? प्रक्षेप्य गति में पिंड का पथ हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है? वक्रीय प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हम कैसा दिख रहा है? परवलयकार दिख रहा है। तो प्रक्षेप्य गति में पिंड का पथ हमारे पास कैसा आ रहा है? यहाँ पर वक्रीय प्राप्त होता है। पिंड का पथ वक्रीय प्राप्त होता है, वक्रीय होता है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेग होता है, हम यहाँ पर तीन बिंदु ले लेते हैं और तीनों बिंदुओं पर हम वेग के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम तीन बिंदु कौन कौन से लेते हैं बच्चों? यहाँ पर हम यहाँ पर तीन बिंदु का निर्माण कर रहे हैं। एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया, एक बिंदु हम यहाँ पर लेते हैं और एक बिंदु महत्तम ऊंचाई पर ले लेते हैं। तीनों बिंदुओं को बच्चों हम नाम दे देते हैं। एक बिंदु को हमने P दिया, एक बिंदु को Q दिया और एक बिंदु को हम यहाँ पर R नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें वेग के बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बिंदु P जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें वेग V जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास वेग V हो गया बच्चों। जब इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें यहाँ पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी? वेग V के बारे में। और जब यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ भी हमें वेग V के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, अर्थात बिंदु P Q R पर हमें वेग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब बच्चों यहाँ स्पर्श रेखा खींची, माना ये क्षैतिज तल जो है इस क्षैतिज तल से अल्फा कोण बना रहा है। तो बच्चों हम इसको नीचे ले लेते हैं। ये हमारे पास बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमने क्या किया बच्चों? क्षैतिज रेखा इस तरह से खींची कि ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमने वेग V के बारे में बता रहा है। अब माना कि ये क्षैतिज से क्या कर रहा है बच्चों? अल्फा कोण बना रहा है। तो ये क्षैतिज से जब अल्फा कोण बनाएगा, बिंदु P है, क्षैतिज से अल्फा कोण बनाएगा तो इसका एक घटक होगा हमारे पास V cos अल्फा, और ऊर्ध्वाधर के साथ इसका कौन सा घटक हो जाएगा बच्चों? हमारे पास ऊर्ध्वाधर के साथ इसका घटक हो जाएगा V साइन अल्फा। तो ये तो बिंदु P की स्थिति हो गई। बिंदु P पर हमें वेग के बारे में इस तरह से जानकारी प्राप्त होगी। जब हम बिंदु Q पर जाएंगे बच्चों तो बिंदु Q पर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? बिंदु Q, ये हमारे पास बिंदु Q है और ये बिंदु Q बच्चों हमें कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा है महत्तम ऊंचाई पर। महत्तम ऊंचाई पर जब ये प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों हमें वेग का केवल एक ही घटक प्राप्त होगा V, अर्थात हमारे पास वी वाई का मान जो होगा बच्चों इस स्थिति में वो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और बिंदु Q पर बिंदु R जो है इस बिंदु R पर बिंदु P की तरह ही हमें वेग के दो घटक V cos अल्फा और V sin अल्फा प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम जो स्पर्श रेखा है उसकी सहायता से बिंदु P Q R पर वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा ये वेग जो है ये कण क्या कर रहा है? ऊपर की ओर गति करते हुए जा रहा है। तो हमारे पास जो है नीचे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या होगा? जो गुरुत्वीय त्वरण होगा A वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ लिख देते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण
ए बराबर हो जाएगा हमारे पास ऋण जी के बराबर। किसके बराबर? ऋण जी के बराबर हो जाएगा। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका परिमाण हमारे पास सब जगह कितना होगा बच्चों? जी का मान हमारे पास कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा बच्चों कैसी होगी हमारे पास यहाँ पर? तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जो है ए की दिशा हमारे पास कैसे होगी? नीचे की ओर होगी। तो ए की दिशा कैसे आ रही है हमारे पास यहाँ पर? ए की दिशा हमारे पास है नीचे की ओर, सदैव नीचे की ओर इसकी दिशा होगी। तो ये हमारे पास परिमाण वो दिशा में क्या हो गया बच्चों? एक समान हो गया यहाँ से। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल देखेंगे। प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखते हैं? हमसे पूछा गया कि त्वरण का मान परिमाण वो दिशा में क्या हो? अचर हो। तो सबसे पहले तो हमने ये सिद्ध किया कि त्वरण का मान परिमाण वो दिशा में क्या है? अचर है। तो अब हमें बताना है कि क्या इसका पथ ऋजु रेखीय होगा? ऋजु रेखीय अर्थात सरल रेखीय होगा। तो बच्चों हमने जो 3 बिंदु बनाए, बिंदु पी, क्यू तथा आर, तो उस पर हम देखते हैं कि बिंदु पी जो है, उस बिंदु पी पर इसका पथ हमें कैसा मिल रहा है बच्चों? परवलयाकार मिल रहा है। बिंदु पी जो है यहाँ पर हमारे पास कैसा आ रहा है बच्चों? पथ परवलय आ रहा है। जब हम बिंदु क्यू पर जाते हैं बच्चों तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वी वाई, ये जीरो हो जाता है और वी एक्स हमारे पास जीरो नहीं है। जब वी वाई जीरो हो जाता है इस वजह से हमें इसका जो पथ मिलता है बच्चों वो सरल रेखीय अथवा ऋजु रेखीय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखीय या ऋजु रेखीय हमें यहाँ पर पथ मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास सरल रेखीय या ऋजु रेखीय। और बच्चों हम जब बिंदु आर पर जाएंगे तो इसके जो वेग के पुनः घटक जो है वी एक्स और वी वाई दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें पथ कैसा प्राप्त होता है? परवलय पथ यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें परवलयकार पथ मिलता है। अतः बच्चों हम ये देख सकते हैं कि अगर त्वरण का मान जो है हमारे पास क्या है? नियत है। त्वरण का मान हमारे पास क्या है? नियत 9.8 अर्थात परिमाण में समान दिशा में अचर है। तो हमें पथ जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग मिल रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो पथ है ये हमेशा ऋजु रेखीय नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका पथ आवश्यक रूप से ऋजु रेखीय नहीं होगा। आवश्यक रूप से आवश्यक रूप से ऋजु रेखीय आवश्यक रूप से ऋजु रेखीय नहीं होगा। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।